हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस की यूपी स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1857 का विद्रोह और उत्तर प्रदेश। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का 1857 के विद्रोह में क्या रोल था, क्या भूमिका थी और यहाँ से आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बता दें कि यहाँ पर हम यूपी स्पेशल की सीरीज स्टार्ट की है, यूपी स्पेशल के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो आप यहाँ से अपना यूपी स्पेशल का पोर्शन कवर कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी स्पेशल पर काफी सारी क्लासेस हमारी आ चुकी हैं। हमने एंशिएंट हिस्ट्री यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें भी डिस्कस किया है। और अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास को समझेंगे। और आज की क्लास में हम 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश की भूमिका, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। तो आपको आज की क्लास को पूरा देखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी स्पेशल की सीरीज को हम घटना चक्र उत्तर प्रदेश तथ्यसार के माध्यम से कवर कर रहे हैं। ये मैगजीन आपकी 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने यूपी स्पेशल के करंट अफेयर को भी कवर किया है, तो करंट अफेयर की क्लासेस भी आप देख सकते हैं। ये सभी क्लासेस आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट को भी एक बार जरूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहां से आप देख सकते हैं 1857 का विद्रोह एवं उत्तर प्रदेश। 1857 ईस्वी में उत्तरी भारत की जनता, जमींदारों और राजाओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक महान विद्रोह किया, जिसे वीर सावरकर ने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी थी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसा वीर सावरकर ने कहा था। वीर सावरकर ने ही 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी थी। ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। 26 फरवरी 1857 को कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित बहरामपुर के 19वीं देसी सैनिक टुकड़ी ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया था। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। तो आप देख सकते हैं कि 19वीं देसी सैनिक टुकड़ी ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग को करने से मना कर दिया था। कब? 26 फरवरी 1857 को। इसीलिए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई थी। कलकत्ता के निकट बैरकपुर की 34वीं देसी सैनिक छावनी के मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को खुला विद्रोह कर लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी। तो लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली किसने चलाई थी? मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में। ये पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो जिस टाइम 1857 का विद्रोह हो रहा था, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफलों के लिए नए प्रकार के कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया था। इन कारतूसों को प्रयोग करते समय इन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में यह धारणा व्याप्त थी कि इन कारतूसों के खोल में सुअर एवं गाय की चर्बी लगाई गई है। तो ये घटना आप सभी को पता होगी एनफील्ड राइफल की, कि एनफील्ड राइफलों को जब मुंह से खोलना पड़ता था तो ऐसी अफवाह या सच कहें जो भी है, तो ऐसी अफवाह फैल गई थी कि इन कारतूसों के खोल में सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। सुअर और गाय दोनों सभी धर्मों के लोगों के लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं, इसीलिए कोई भी इन्हें मुंह से नहीं खोलना चाहता था। देखिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में, तो दोनों धर्मों के लिए सुअर और गाय काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए ये विद्रोह हुआ। देखिए, 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की
देसी सेना ने नए कारतूसों को छूने से मना कर दिया, जिससे क्रुद्ध अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई 1857 को सैनिकों की वर्दी उतरवा ली। परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को पूरी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो कब किया? 10 मई 1857 को। 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में प्रतिबद्धता जताई। इसके बाद विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों तथा 4 नागरिकों की जलसा नामक समिति गठित की, जिसने दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अवध और बुंदेलखंड थे। 1857 के इस विद्रोह में दोआब क्षेत्र ने भी सक्रिय योगदान किया था। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों एवं जमींदारों ने वहां अपनी सरकारें स्थापित कर ली थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बनारस, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस आदि छोटे छोटे नगरों एवं कस्बों तक भी हो गया था। अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब बना दिया। 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैंपबेल द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के प्रशासन पर नाना साहिब का अधिकार था। नवंबर 1857 में विद्रोहियों ने अंग्रेज जनरल विंडहम को कानपुर के निकट पराजित किया था। 6 दिसंबर 1857 को कानपुर कॉलिन कैंपबेल द्वारा विजित कर लिया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में शहीद हुई अजीजन बेगम नाचने गाने के पेशे से संबंधित थी। पंडित सुंदरलाल की पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज के अनुसार कानपुर पर विद्रोहियों का अधिकार होने के बाद बंदी अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की हत्या के लिए विद्रोहियों को उकसाने वाली अजीजन बेगम थी। 1857 ईस्वी के विप्लव के पश्चात बरेली के प्रशासन पर खान बहादुर खान ने अधिकार कर लिया था। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? महारानी लक्ष्मीबाई ने। विद्रोहियों में यदि कोई जवां मर्द था तो वह झांसी की रानी थी। उक्त टिप्पणी जून 1858 में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के लिए उनके विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद में नेतृत्व पेशे से अध्यापक मौलवी लियाकत अली ने किया था। तो आपको याद रखना है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज बन चुका है, यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था? मौलवी लियाकत अली ने। जून 1858 में कैप्टन नील द्वारा इलाहाबाद पर पुनः अधिकार कर लिया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, जिनका मूल नाम रामचंद्र था, ने अपनी गनीमी कावा रणनीति से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार करके उन पर शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। संयुक्त प्रांत में 1857 ईस्वी के विद्रोह में स्थानीय जनता ने अगस्त 1857 से भाग लेना आरंभ किया। इसके अलावा जून 1858 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में विद्रोह कब समाप्त हुआ था? जून 1858 में। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता स्वयं अधिग्रहित कर ली। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग
अलग कर दिया गया तथा प्रदेश की राजधानी को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने देखा 1857 का विद्रोह एवं उत्तर प्रदेश की स्थिति। तो यहाँ से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें हमने आज की क्लास में देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास को शुरू करेंगे। तो आपको इस सीरीज को डेली देखना है, डेली क्लासेस को देखना है, उन्हें फॉलो करना है। साथ में आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। बार बार आपको रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।